everyone. My name is Swarak and today I am here to present real number, that is the first chapter of class 10th. So first of all we will see the syllabus. So as I have written here on the board, so you can see the syllabus. Actually if you go through the CBSE website, there you will find the syllabus, and this syllabus includes, so first topic is Euclid division lemma. जो आपका पहला टॉपिक है दैट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके बाद क्या है आपका सेकंड टॉपिक है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग मोटिवेटिंग थ्रू द एग्जांपल। मतलब दूसरा टॉपिक जो है आपका, उसमें आप अरिथमेटिक स्टेटमेंट, जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसके स्टेटमेंट को देखेंगे और उसके स्टेटमेंट को रिव्यू करके फिर उसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टॉपिक था। नाउ द थर्ड टॉपिक इज प्रूफ ऑफ इररेशनल नंबर। आपको पता होगा रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये सब जो होता है वो क्या होता है इररेशनल नंबर। अगर हम रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर को डाल दें जैसे कि 5, तो ये क्या होगा इररेशनल नंबर होगा। तो इसके प्रूफ को हम लोग देखने वाले हैं थर्ड टॉपिक हमारा, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है। और जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल्स। मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, तो आपको पता होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके का होता है, या तो वो टर्मिनेट करता है नहीं तो वो नॉन टर्मिनेट होता है। और नॉन टर्मिनेट में भी क्या होता है, या तो रिपीट करता है तो रिपीट नहीं करता है। रिपीट अगर करता है उसे बोलते हैं हम लोग रिकरिंग, और रिपीट नहीं करता है तो उसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो ये आपको इतना सारा टॉपिक मिलेगा जो कि आपके 10th के सिलेबस में है। तो अब क्या है, जो आपका जो 10th का सिलेबस आई मीन रियल नंबर चैप्टर है, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। मतलब मुझे अगर वो डिस्कस कोर्स बनाना हो इसके रियल नंबर पे, तो मैंने उसका चार पार्ट किया उसका। सो मेरा फर्स्ट पार्ट जो है, पहले मैं लिखूं आपको पार्ट 1, फिर क्या पार्ट 2, फिर पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है, सो ये 4 पार्ट में मैंने इसके पूरे रियल नंबर चैप्टर को डिवाइड किया है। मतलब ये जो मेरा कोर्स है वो 4 पार्ट में होगा। जो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेवल। ठीक है, सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो पूरा आपका यहाँ तक लिखा हुआ है ये पूरा हमारा क्या होगा सेकंड पार्ट में होगा। और ये जो प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर जो आपका रूट 2 रूट 3 रूट 5 है वो हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट में। और ये जो आपका फोर्थ टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, उसको हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ पार्ट। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने 4 पार्ट में इस रियल नंबर को क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे कितने पार्ट है, यहाँ कितने टॉपिक है, 4 टॉपिक है। तो हम लोग एक पार्ट में एक टॉपिक को देखेंगे और अच्छा रहेगा वो। सो तो ये था इंट्रोडक्शन, जो आपको क्या पढ़ना है और मैं किस तरीके से आपको आपके कोर्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जैसा कि आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। रियल नंबर क्या है, तो अगर रियल नंबर को डिफाइन करने चले तो क्या होगा उसका डेफिनेशन। उसका डेफिनेशन होगा if a number can be represented on the number line, then that number is real number। क्या लिखा मैंने, if a number can be represented on the number line then that number is real number। अगर कोई नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है तो वो क्या होगा, रियल नंबर। और आप 9th क्लास में देखे होंगे जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, आप अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर। तो ये था तरीका। ऐसे इसको डिफाइन करने का और भी तरीका है। जैसे दूसरा तरीका क्या है इसका, if the square of a number gives positive
मतलब लिखते हैं जगह का है पॉजिटिव वैल्यू। If the square of a number gives positive value, then that number is real number. अगर किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो वो नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 है, तो इसका स्क्वायर करने से क्या मिलेगा आपको? 9। 9 पॉजिटिव 9 है, इसका मतलब 3 क्या होगा? रियल नंबर। सपोज आपके सामने अगर ऐसा है -4, इसका स्क्वायर करने से क्या मिलेगा आपको? 16। तो क्या होगा ये? -4 भी क्या होगा? रियल नंबर। आप कुछ भी ले सकते हो, एग्जांपल जैसे -2/3, इसका स्क्वायर करके देखते हैं, तो इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या होगा? 4/9। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब -2/3 भी क्या है? रियल नंबर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने से पॉजिटिव वैल्यू आता है तो वो नंबर क्या होगा? रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक और, जो कि आपको भी पता होगा, एक और तरीका है इसका डिफाइन करने का। वो क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या लिखा है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। मतलब रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। तो आपको मतलब इसका मतलब ये समझ में आया होगा, रियल नंबर का दो टाइप है, रैशनल और दूसरा इरेशनल। ठीक है, तो ये तीन तरीके से मैंने रियल नंबर को डिफाइन किया। आपको समझ में आया होगा। जो फर्स्ट तरीका था आपका क्या था? अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। दूसरा तरीका क्या था? अगर किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। और थर्ड मेथड क्या था उसको डिफाइन करने का? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल। ठीक है, ये तीन तरीके से आप रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस रियल नंबर में कुछ आगे और बातों को समझते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, जो रियल नंबर कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर का दो टाइप है। कौन कौन दो टाइप है? वो है रैशनल और दूसरा इरेशनल। ठीक है, रैशनल का आगे टाइप है, इसका कोई टाइप नहीं है। रैशनल एज इट इज रैशनल ही है बस। क्या होता है वो? तो ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रैशनल। एक्चुअली रैशनल जो वर्ड है ना, रैशनल वर्ड, ये वर्ड कहाँ कहाँ से आया? ये वर्ड आया रेशियो से। ठीक है, और रेशियो का मतलब क्या होता है? ए बाई बी, या आप बोलो पी बाई क्यू। तो अगर कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो वो क्या है? रैशनल। और अगर नहीं है तो वो क्या है? इरेशनल। ठीक है, तो ये बेसिक चीज था, रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। आगे इसका और अगर क्लासिफिकेशन करें तो जैसा कि मैं बताया, इसका तो कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, इसका क्लासिफिकेशन दो है। अगर आप इसको क्लासिफाई करने चलो तो आपको मिलेगा, एक मिलेगा फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन का अगर फिर से आप डिवाइड करो, उसको क्लासिफाई करो, तो उसका तीन सब डिवाइड होगा। क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर तीसरा होगा मिक्स्ड। ये तीन है इसका टाइप। इसमें आगे हम जाते हैं, हमें इसका जरूरत नहीं है। इधर आगे बढ़ते हैं। इंटीजर का भी क्या है? तीन पार्ट, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक जीरो। ठीक है, मतलब जीरो के इस तरफ जो नंबर होता है वही नंबर उस तरफ होता है। मतलब इधर आपका अगर होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर क्या होगा? -1। ऐसा -1 -2 -3 सो जैसा उधर वैसा ही। ठीक है, और आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जीरो को हम लोग ना नेगेटिव इंटीजर में रखते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर में रखते हैं, जीरो को हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, दीज आर द पार्ट ऑफ इंटीजर।
अब इंटीजर को अगर फर्दर हम सब डिवाइड करें तो बहुत सारा टाइप, मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं समझा दूं आपको। जो अगर इंटीजर को आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, होल नंबर होगा, फिर आपका नेचुरल नंबर होगा, फिर इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा, उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर होगा, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने बात करने वाला हूं जो हमें इस चैप्टर में जरूरत है। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे कि अगर आप ऐसा बोलो, यहाँ अलग से उसको मैं डिवाइड अलग से बताता हूं मैं, इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1। अब थोड़ा सा बात करते हैं ऐसे इंटीजर जो कि एक से बड़ा हो। ठीक है, तो वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो हो सकता है इवन नंबर, या हो सकता है ऑड नंबर, और कुछ नहीं होगा। मतलब फिर से बोलूं मैं, एक से बड़ा नंबर जो होगा वो या तो इवन नंबर हो सकता है, नहीं तो ऑड नंबर हो सकता है। इवन नंबर का मतलब क्या, ऐसा नंबर जो दो से कट जाए। ऑड नंबर का मतलब क्या, ऐसा नंबर दो से नहीं कटे। ठीक है, मतलब दो ही टाइप हो सकते हैं। अगर इंटीजर 1 से बड़ा है तो या तो इवन नंबर होगा, नहीं तो वो ऑड नंबर होगा। तो ये एक तरीका है क्लासिफाई करने का। एक और तरीका देखो, यही नंबर कौन सा, इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1, वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो होगा प्राइम नंबर, नहीं तो होगा वो कंपोजिट नंबर। नंबर मतलब एक से बड़ा इंटीजर जो है या तो वो प्राइम नंबर होगा, नहीं तो कंपोजिट नंबर होगा। कैसे, अभी देखो, अभी मैंने आपको बताया जो 1 से बड़ा या तो वो इवन नंबर होगा, नहीं तो ऑड नंबर होगा। तो ये एक तरीका है क्लासिफाई करने का। एक और तरीका ये क्लासिफाई करने का उस नंबर को जो नंबर एक से बड़ा है, या तो वो प्राइम नंबर होगा, नहीं तो वो कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका दो फैक्टर, दो फैक्टर कौन कौन, एक तो वो खुद, जैसे कि 5, 5 का फैक्टर कौन कौन है, 5 है, 5 का फैक्टर एक 5 है, 5 5 से कट सकता है। और 5 का एक और फैक्टर है, वो क्या है, 1। तो 5 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर, जैसे कि 6, 6 का फैक्टर दो से ज्यादा होगा ना। 6 को देखो आप एक से भी काट सकते हो, दो से भी काट सकते हो, तीन से भी काट सकते हो, और 6 से भी काट सकते हो, चार हो गए। तो ऐसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर उसे बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। और ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। आप समझ गए हैं, जो ये जो आपका सब डिवीजन है इंटीजर का जो कि एक से बड़ा है, वो या तो इवन नंबर में हो सकता है, तो ऑड नंबर में हो सकता है, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, या तो वो प्राइम नंबर होगा, नहीं तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और आपका बच गया, वो क्या बच गया, जो उसको मैं अलग से बताऊंगा आपको, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा जैसे कि आपको यहाँ पे को लिखा हुआ है, को का मतलब दो, मान लो ऐसे मतलब नहीं होता है, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए मान लेते हैं को मतलब दो। तो ऐसा दो नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, मतलब ऐसा दो नंबर कौन कौन सा, जैसे कि आपको यहाँ पे दूं मैं 8 और 9, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, तो क्या मिलेगा आपको, 1। तो ऐसा दो नंबर को मतलब दो, ऐसा दो नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपका को प्राइम नंबर। अब आपको मैं ये इतना सारा क्यों बताया, क्योंकि मुझे ये बताना था आपको, ये बताना था और ये बताना था। ये तीन आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये दोनों है। इस चैप्टर में ये दोनों का यूज होने वाला है, और कुछ कुछ ये भी यूज होगा आपका। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता दूं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और इसका को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अ पेयर ऑफ नंबर, जैसे कि मैंने बताया को मतलब दो, तो अ पेयर ऑफ नंबर व्हिच हैज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। मतलब ऐसा दो नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो 3 और 5, 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या, ऐसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो।
प्राइम नंबर क्या, ऐसा ऐसा नंबर जिसका दो फैक्टर, इवन नंबर क्या, जो नंबर दो से कटे, ऑड नंबर क्या, जो दो से नहीं कटे। तो ये था आपका कुछ इंट्रोडक्शन जो नंबर से बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या है, वो सब नहीं पूछेगा। हाँ, आपको क्वेश्चन में कंपोजिट नंबर पूछ सकता है, या आपको क्वेश्चन में इसका यूज हो सकता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, वैसे एक बात मैं और बता दूं, को प्राइम, को मतलब जैसे मैं बताया दो, अब प्राइम तो आपको पता है, ऐसा जिसका, ऐसा नंबर जिसका कि दो फैक्टर हो। तो कोई भी दो प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर को अगर पास करो तो वो को प्राइम नंबर हो ही जाएगा। फिर से मैं बोलूंगा आपको, कोई भी दो प्राइम नंबर को अगर आप कंबाइन करो तो वो को प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि उसके नाम में लिखा है ना, को प्राइम, दो प्राइम। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो दो प्राइम के अलावा भी नंबर हो सकता है जो कि को प्राइम नंबर, जैसे कि मैंने बताया आपको 8 और 9, यहाँ 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये भी क्या हो रहा है, दोनों मिला के क्या हो रहा है, दो प्राइम नंबर। तो दो प्राइम नंबर को अगर साथ रखेंगे जैसे कि यहाँ पे, तो वो तो को प्राइम होगा भी, होगा, और दो नंबर और रखेंगे वो भी क्या होगा। बस आपको याद क्या रखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वो क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन था, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको ना, इसको रब करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, आपको अगर लगे अगर लगे आपको तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। ओके, सो बोर्ड हो गया। सुनाओ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया रियल नंबर क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही हमें पढ़ना था। और ये रियल नंबर तो मैं आपको बस समझने के लिए, इस चैप्टर को आसान करने के लिए मैंने आपको रियल नंबर समझाया अच्छे से। लेकिन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को सबसे पहले समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा डेफिनेशन को, उसे आप या बेसिक सा फंडामेंटल थ्योरम कह दो, या उसे आप एक्सियम कह दो, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, मैं आपको वो बताता हूँ। फिर हम लोग चलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। तो बेसिक सा ट्रूथ क्या है, एन इंटीजर b divides another integer a if there exist if there exist k which belongs to z, z को मतलब, z मतलब whole number, if there exists k which belongs to each rational number, whole number, such that a बराबर k। तो देखो, ये एक बेसिक सा लाइन का से कह लो या बेसिक ट्रूथ कह लो। क्या है ये ट्रूथ, एन इंटीजर b डिवाइड्स अनदर इंटीजर a if there exists k belongs to z। तो आपको देख के थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर दूं। देखो, इसको और आसान लैंग्वेज में अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या होगा, इफ a डिवाइड्स, या इसको ऐसा b डिवाइड्स कहते हैं, जैसे यहाँ हमने b डिवाइड्स लिखा है, वैसे ही लिखते हैं, इफ b divides a if a by b is an integer। देखो, इसी चीज को मैं थोड़ा सा आसान और थोड़ा सा अलग तरीके से मैं लिखा, क्या लिखा, इफ b divides a, if if b divides a, इसको थोड़ा सा चेंज, दोनों जगह if हो गया ना, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसा, when b divides a if a by b is an integer। अब अगर मैं आपको बोलूं 4 divides 12, मैं बोलूं आपको 4 divides 12, तो क्या आपको 4 बाय 12 बाय 4 करने से एक इंटीजर मिलेगा, तो बिल्कुल एक इंटीजर क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। इसका मतलब 4 डिवाइड 12, ये बात सही है।
तो कभी भी अगर आपको किसी को अगर ऐसा बोलते हैं 5 डिवाइड्स 25, तो 25 बाय 5 करने से एक इंटीजर मिलेगा, इसका मतलब वो सही है। ये जो कह रहा है 4 डिवाइड 12 ये सही है। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से अगर बोल दे जो 4 डिवाइड 12, इसका मतलब 4 बाय 12 बाय 4 क्या होता है, ये इंटीजर। तो वही चीज आप वापस यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा है, एन इंटीजर बी डिवाइड्स अनदर इंटीजर ए इफ देयर एग्जिस्ट के। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं आपको बोला 4 डिवाइड 12, तो 12 बराबर ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 3, या ऐसे 12 बराबर 3 इंटू 4। तो यहाँ पर एक 3 एग्जिस्ट कर रहा है ना, जैसे कि ये वाला 3 एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो वही चीज ये कर रहा है, अगर b डिवाइड्स अनदर इंटीजर a, तो वहां पर एक k एग्जिस्ट करना चाहिए। और किस तरीके से, तो इस तरीके से। अगर कभी भी अगर आपको जैसा बोल दे 6 डिवाइड्स 30, इसका मतलब 30 बराबर 5 इंटू 6, एक 5 एग्जिस्ट करेगा, तभी ये बात सही हो सकता है। ये चीज यहाँ पे कहा, फिर से देख लो, एन इंटीजर b डिवाइड्स अनदर इंटीजर a if there exists k which is whole number and such that k a equal to k into b। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा। जो अगर आपको कोई लिख दिया हो, जैसे कि आपको लिख दिया हो b डिवाइड्स a, इसका मतलब आप समझ गए जो b जो है a को पूरा पूरा काट दे। तो अब इसी बात को एक लिखने का तरीका क्या है, ऐसा b डिवाइड्स a। आप इतना सारा नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, b डिवाइड्स a, मतलब b ऐसा लिख के और एक लाइन ड्रॉ करके ऐसा लिख देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, b डिवाइड्स a। ठीक है, तो अब इसी टॉपिक पे ये जो आपका ये जो आपका डिवाइड वाला टॉपिक है, इसी टॉपिक में कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज को देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टी कुछ 4-5 प्रॉपर्टी होगा, बेसिकली 6 हो सकता है आपका। तो 6 प्रॉपर्टी को हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं, क्या है वो, इससे रिलेटेड है। तो देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको लिखना हो a डिवाइड्स, स्पेलिंग गलत है, a डिवाइड्स b। अगर a डिवाइड्स b लिखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, a ऐसा लाइन, ये b। इस तरीके से अगर आपको लिखा हुआ हो समझ जाओगे, a डिवाइड्स b। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे जो कि इसी से रिलेटेड है। तो जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका if x डिवाइड y and y डिवाइड z, y डिवाइड z, then x डिवाइड z। इसको पहले समझते हैं ये क्या है। x डिवाइड y और y डिवाइड z, इसका मतलब क्या है, x डिवाइड z। एग्जांपल देखो, जैसे कि आपको लिखा है 2 डिवाइड 8, सही है, 2 डिवाइड 8, और क्या है 8 डिवाइड 16, तो क्या 2 डिवाइड 16 नहीं होगा, देख सकते हो। ये इसका इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका कहने का मतलब ये है ना। और एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर 4 डिवाइड 20, अगर 4 डिवाइड 20 है तो एंड 20 डिवाइड 40, तो क्या 4 4 डिवाइड 40 नहीं होगा, देख। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अगर x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स z, इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी था। अब चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे। दूसरा प्रॉपर्टी है आपका if x डिवाइड y and x divide z, then x, हाँ x डिवाइड यहाँ y है और यहाँ पे z है, तो z प्लस माइनस यहाँ पे n, यहाँ पे n डाल देते हैं। अब क्या लिखा है थोड़ा समझो, यहाँ पे पहले तो इसको समझो, क्या लिखा है x डिवाइड y और x डिवाइड z, मतलब यहाँ पर जो है फर्स्ट में क्या x है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है
x। इसको एग्जांपल से लिखते हैं, जैसे कि आपको लिखा है 5 डिवाइड 20 और यहाँ लिखा है 5 डिवाइड 25। ठीक है, तो अगर ये दोनों बात है तो यहाँ पर x ना, x की जगह क्या है 5, सो 5 डिवाइड्स इन दोनों का प्लस या माइनस और उसमें कुछ मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे l और m क्या है बता दूं, l and m आर होल नंबर, मतलब कोई होल नंबर वो होगा l और m। तो अगर 20 में कोई एक होल नंबर क्या है 1 होल नंबर है, तो अगर हम यहाँ पे 1 into 20 कर दें और प्लस या माइनस में से प्लस कर दें हम, और यहाँ 25 में भी हम 1 कर दें या 2 कर दें, जो आपको लगता है 2 कर देते हैं, तो 2 into 25। ठीक है, तो फाइनली ये सॉल्व होकर क्या होगा 20 और ये 50, आपका ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा क्या, हाँ 70 हो जाएगा। तो क्या f ये जो 5 है वो 20 को डिवाइड करता है, ये 5 25 को भी डिवाइड करता है, तो क्या इन दोनों के प्लस और उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके क्या उसको भी 25 डिवाइड किया, तो ये था आपका सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे, जिसका थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपका इफ x divide y and y divide x then x equal to plus minus। अब देखो ये कहता है x डिवाइड y और y डिवाइड x, ये तभी पॉसिबल जब दोनों बराबर हो। आप ही सोचो जो 5 डिवाइड्स 5, हाँ, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट लेके देखो, मैं उसको डिफरेंट लेके देखता हूँ, तो मैं बोला जो कि दोनों बराबर होगा लेकिन डिफरेंट लेके देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ आपको 5 डिवाइड 15, तो क्या ऐसा हो सकता है 15 डिवाइड 5 पॉसिबल है, देखिए 15 क्या 5 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो डिफरेंट तो हो नहीं सकता है, वो होगा क्या सेम, और सेम होगा मतलब 5 डिवाइड 5, इधर भी लिखेंगे 5 डिवाइड 5, मतलब दोनों सेम, हाँ साइन अलग अलग हो सकता है, जैसे कि अगर मैं लिखूंगा 5 डिवाइड -5 तो -5 डिवाइड 5 ये चल सकता है, लेकिन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो वही चीज लिखा है, अगर x डिवाइड y और y डिवाइड x तो x इक्वल टू प्लस माइनस y। तो ये था आपका थर्ड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हम लोग अगला जो चौथा प्रॉपर्टी है उसपे। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका वो है x इफ x डिवाइड y और x भी बड़ा हो 0 से और y भी बड़ा हो 0 से, तो आपका होगा x लेस देन इक्वल टू। इसको समझिए, अगर कहता है आपका x डिवाइड y, जैसे कि सपोज 15 डिवाइड 45, कभी भी आप गौर करना, जिसको जिसको कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो क्या वो सच या तो उसके बराबर हो, छोटा ही होगा ना, कभी ऐसा देखिए हो क्या ऐसा 5 डिवाइड 3, मतलब जो डिवाइड करता है उससे छोटा हो, नहीं ऐसा हो सकता है, तो फ्रैक्शन चला जाएगा। तो कभी भी अगर आपको कोई डिवाइड कर रहा हो नंबर, तो या तो वो नंबर उससे छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, मतलब ऐसा हो सकता है 20 डिवाइड 20 चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं सकता 22 डिवाइड 20, ऐसा नहीं हो सकता। तो या तो जो नंबर आपको डिवाइड कर रहा है या तो वो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, तो वो चीज लिखा है x डिवाइड्स y, और इस केस में क्या होगा, जो x होगा वो y से छोटा होगा या बराबर होगा, और कंडीशन क्या है दोनों का दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x क्या पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या हुआ y क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तब ये कंडीशन, नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तब ये कंडीशन लगेगा, क्या कंडीशन है x डिवाइड y और दोनों पॉजिटिव है, तो x जो होगा वो y से छोटा होगा नहीं तो बराबर, इसका मतलब हुआ x लेस देन इक्वल टू। तो ये था आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है x डिवाइड y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x डिवाइड k y, k क्या है k एक होल नंबर है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को देखो क्या है x डिवाइड y, तो x डिवाइड k into y, मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 2 डिवाइड्स 18 है, ठीक है, तो इस 18 में कोई अगर कुछ मल्टीप्लाई कर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी ये सही होगा 2 डिवाइड्स 36,
देखो 18 में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 36। अगर ये बात है तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो अगर x डिवाइड y तो x डिवाइड k इंटू y, और where k is a whole number। ठीक है, तो ये था आपका पांचवा। और एक और जो बचा है वो भी आपको बता दूं मैं, जैसे कि एक है आपका x डिवाइड y। इफ x डिवाइड y, तो इस केस में देन n x डिवाइड n y। मतलब यहाँ पर जो x है उसमें कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी आपका क्या होगा, सही होगा। तो ये था आपका कुछ बेसिक सा प्रॉपर्टी। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, वैसे मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो यूक्लिड डिवीजन लेमा। फाइनली जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो ये हमारा ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है, तो थोड़ा सा ये लंबा चला जाएगा क्योंकि बहुत सारे बेसिक बात आपको बताना पड़ रहा है। तो इसके बाद का जो पार्ट होगा वो इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा फर्स्ट पार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा पेशेंस लेके पूरा देख लेना, मिस मत करना, अगर आप इस चैप्टर के बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उस पे चलते हैं। ओके, देखो मैं आपको चाहता तो फर्स्ट पहले इसी को बताता क्योंकि एग्जाम में आपका यही टॉपिक आने वाला है, लेकिन इस टॉपिक को समझाने से पहले मैंने आपको बहुत सारा बेसिक बात है जो कि आगे यूज होगा, वो सब मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब आपको आप चलते हैं यूक्लिड 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 डिवीजन लेमा। चलो, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसको तो पहले समझेंगे, इसमें क्या क्या है वो समझेंगे। पहले ही जो लिखा है इसका मतलब समझते हैं। जैसा कि यूक्लिड, यूक्लिड क्या है, एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिन्होंने जिनका एक बुक हुआ था एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री, जो कि बहुत फेमस हुआ था। यूक्लिड सर का एक बुक था एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री, जो कि बहुत फेमस हुआ था, आपने शायद पढ़ा भी होगा यूक्लिड ज्योमेट्री 9th क्लास में। तो ये बहुत फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जो कि ज्योमेट्री एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री से फेमस हुए थे, और इनका नंबर में भी बहुत सारा बहुत योगदान है, मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका नंबर सिस्टम से। और उसमें कुछ हम आज देखने वाले भी हैं, इन्होंने नंबर सिस्टम के बारे में क्या क्या समझा और हम लोगों के लिए क्या क्या छोड़ के गए ये। तो यूक्लिड तो वो थे, आप समझ गए। यूक्लिड डिवीजन क्या है आपको पता होगा, डिवाइड। तो प्रूफ करें, मैं लिख देता हूँ आपको क्या रहेगा। लेमा इज अ proven statement which help us to prove other statement। तो लेमा क्या है, लेमा एक स्टेटमेंट है जो कि हमें हेल्प करता है कोई दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर हम कंपाइल करके समझे तो क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा, ये जो क्या होगा ये एक स्टेटमेंट होगा, और वो क्या स्टेटमेंट है वो देखते हैं, वो क्या स्टेटमेंट है। आप इसको समझ गए होंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ, सो अब फाइनली हम लोग चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है। तो उसका स्टेटमेंट है A and B are two positive integer, then there exist two unique whole number Q and R such that A equal to BQ plus R, और जहां R क्या होगा, B से R greater than equal to 0 and less than B।
तो ये जो है ये कुछ नहीं है, बस ये एक जो आपका डिवीजन होता है ना, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, उसी का एक स्टेटमेंट था, उसके एक स्टेटमेंट का सॉल्व, एक स्टेटमेंट उसी लॉन्ग डिवीजन जो आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, उसी लॉन्ग डिवीजन का ये एक स्टेटमेंट। और थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, कैसे यहाँ पे देखते समझते हैं क्या है। तो कहता है इफ a and b are two positive integer, मैं इसको प्रूफ करूंगा, पहले मैं आपको समझा दूं ये है क्या। If a and b are two positive integer, then there exist two unique whole number. Unique, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। Two unique whole number q and r such that a equal to bq plus। कहता है कोई भी दो इंटीजर अगर आप लिए, तो वो दो इंटीजर के अलावा दो और होल नंबर, तो कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो उस दो इंटीजर के अलावा दो होल नंबर एग्जिस्ट करता होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। और ये कंडीशन कुछ नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड है एक्चुअली, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि अगर आप कोई दो इंटीजर लो, ऐसा 15 और 20, दो इंटीजर लिए, है ना, इफ a and b are two positive integer, दो पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है? तो बिल्कुल करता है। देखो 20 बराबर 15 into 1 plus 5, कोई भी दो इंटीजर आप ले लो, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा 100%, कोई भी 35 और 70 ले लेते हैं, देखते हैं करने के लिए करता है। तो देखो 70 इक्वल टू 35 into 2 plus 0। ठीक है, और एक बात और आप ध्यान देना, जो r जो ये आपका है, ये या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो b से छोटा, b बोले तो ये, यहाँ पे b क्या है 15, यहाँ b क्या है 35, तो ये जो रिमाइंडर होगा हमेशा वो b से छोटा होगा। और आपको ये आपके लिए नया बात नहीं है, आप जब डिवीजन पर करते होंगे, छोटे में जब आप डिवीजन करते होंगे, तो कभी भी आपको रिमाइंडर क्या डिवाइजर से बड़ा हो सकता था? रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता था। ये क्या है आपका b डिवाइजर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है अगर आप डिवीजन करोगे। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर अगर होगा तो दो और होल नंबर, इसको भी कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर, तो दो होल नंबर और भी यूनिक, ऐसा नहीं बहुत सारे, सिर्फ एक, एक क्यू होगा और एक आर होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है आपको, क्या है, कोई भी दो इंटीजर अगर होगा a and b, if a and b are two positive integer, then there exist two unique whole number q and r which satisfy the relation a equal to bq plus। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, क्या होता है ये था। अब थोड़ा सा उसके यूनिकनेस को हम प्रूव करते हैं। वो कह रहा है ना यूनिक होना चाहिए, वो कह रहा है यूनिक होगा, तो हम लोग प्रूव करते हैं यूनिक कैसे होगा। तो प्रूव करते हैं, चलिए देखते हैं प्रूफ इसका। तो आपको ये समझ में आया होगा, मैं इसको रब कर दूं आपको, देखो आप नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाओगे तभी आपको बाद में वो रिवाइज करने में काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, मेरे पास जगह कम है, मैं मेरे को तो रब करना मत करे पड़ेगा, तो इसको मैं रब कर दूं और मैं आपको यूनिकनेस प्रूफ करता हूं। जैसा कि इसके स्टेटमेंट में कहा है, तो टू यूनिक होल नंबर या तो से नॉन नेगेटिव इंटीजर q and r, हाँ that satisfy the condition, तो उसके यूनिकनेस को हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको उसके यूनिकनेस को प्रूव करना है ना, तो पहला तो आपको दिया है ऐसा bq plus r, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं जो ये यूनिक नहीं, एक और है, क्या है इधर a बराबर b q1 प्लस r, मतलब वही दो इंटीजर a एंड b, और यहाँ पर q का वैल्यू q1 एक और आ गया, मतलब हम यूनिक नहीं मान के दो मान लिए, एक इधर मान लिए और एक इधर मान लिए, ये r1 है। ठीक है, अब देखते हैं जो ये बात सही कि नहीं सही है। और फाइनली अगर देखो, अगर ये चीज मैंने लिख दिया और लास्ट में अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, जो एक्चुअली जो ये q1 है वो q के बराबर है और ये जो r1 है वो r के बराबर है, तो हमारा यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगा।
अगर हम Q को Q1 के बराबर प्रूफ कर दें और R को R1 के बराबर प्रूफ कर दें, इसका मतलब दो टर्म तो हो नहीं सकता, एक ही होगा और यूनिक होगा। तो प्रूफ करते हैं, चलिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, देखते हैं। सो यहां से आप a माइनस बी क्यू ऐसा कर देते हैं और बराबर ये क्या हो जाएगा r, और यहां से r1 क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी क्यू वन। ठीक है, तो ये आपका r ले लिए और इसके बाद ये आपका r हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इसका यूनिकनेस कैसे होगा, तो हम लोग देखते हैं। हाँ, एक चीज आप थोड़ा ध्यान देना, ये कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कहता है a बराबर बी क्यू वन प्लस आर। दोनों साइड, दोनों इक्वेशन में अगर आप देखो तो कॉमन क्या है, इसका एलएचएस क्या है a है, इसका भी एलएचएस क्या है a है। इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है ना, बी क्यू प्लस आर, इधर से इसका आरएचएस, इस इक्वेशन का आरएचएस और इस इक्वेशन का आरएचएस बराबर होगा बी क्यू वन प्लस आर। ऐसा क्यों मैंने किया, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हो जो इसका एलएचएस क्या है a और इसका भी एलएचएस क्या है a, तो इसके इसके आरएचएस को और इसके आरएचएस को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, और अब थोड़ा सा ये जो है ना बी क्यू और इस बी क्यू वन को एक तरफ करते हैं, तो ये बी क्यू और ये माइनस बी क्यू वन, और ये आपका क्या होगा आर वन माइनस आर। ठीक है, तो अब एक बात और समझना, इसके लिए अगर आप जो ये वाला टर्म लिखे थे तो इसके लिए r क्या था आपका, r था ना आपका 0 और b ऐसा, r मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन b, और यहाँ पे अगर ये लिखे हो तो इसके लिए r1 क्या होगा, ये भी तो सेम चीज होगा, 0 से बड़ा और b से छोटा। यहां से क्या होगा, ये बी क्यू माइनस क्यू वन और ये आपका r1 माइनस। अब देखो एक बात यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है, ये कहता है r जो है वो b से छोटा है, r b से छोटा है और r1 भी क्या है b से छोटा, मतलब फिर से बोलूं मैं, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, और यहाँ पे क्या है r1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा क्या, जो r b से छोटा है और r1 b से छोटा है, मतलब r भी b से छोटा और r1 भी b से छोटा। तो ऐसा अगर हम करें r1 माइनस r, वो भी तो b से छोटा होगा, अगर r भी b से छोटा है और r1 भी b से छोटा है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी b से छोटा होगा, और दोनों रिमाइंडर है, रिमाइंडर जीरो हो सकता है और जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता है रिमाइंडर, रिमाइंडर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो क्या होगा जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यहां से आपको क्या मिला, r1, ये जो r1 माइनस r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन p है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन भी होगा तो हम लोग क्या किए, ग्रेटर देन में से ये जो इक्वल टू है उसको ले लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा r1 माइनस r इक्वल टू 0, और यहाँ से मतलब एक केस तो ऐसा बनेगा जो उसके बराबर भी हो सकता है, तो r1 माइनस r को हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, इसको उधर ले जाए तो ये आपका r हो जाएगा, और आप देख सकते हो जो r1 बराबर r, एक चीज तो प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, r1 बराबर r है, हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब माइनस r1 और माइनस r, हमने क्या किया मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या किए -1 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया। अब दोनों तरफ a को ऐड कर रहे हैं, इधर a को ऐड करो तो ऐसा होगा और इधर भी a को ऐड करो तो ऐसा होगा। ठीक है, अब आओ a का वैल्यू क्या है, हम लोग यहां से पुट करते हैं, इन दोनों में से a का वैल्यू पुट करते हैं, तो a का वैल्यू हम लोग इस r1 यहाँ पे है ना, तो a वाला वैल्यू लेते हैं, क्या है देखो a b1 एक बराबर होता है, हाँ a बराबर क्या है b q1 प्लस r1 और ये माइनस r, और यहां से a वाला ये रखते हैं, क्या bq प्लस r माइनस r, देखो ये दोनों कट गया और ये दोनों कट गया,
यहां से आपको क्या मिला, BQ1 बराबर BQ। ठीक है, अब इन दोनों में B कट गया, इसका मतलब Q1 बराबर Q। ये आपका प्रूफ हो गया। मतलब Q और R जो है वो क्या है, यूनिक है, वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, अलग अलग हम लोग लिए लेकिन बाद में क्या आ गया, वो सब बराबर आ गया। ठीक है, तो ये था प्रूफ ऑफ यूनिकनेस। आप इसको किसे कह सकते हो, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, अब इसका जो एप्लीकेशन है उसको देख लेते हैं। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो फिर से मैं मुझे रब करना होगा, जैसा कि आप समझ सकते हो, तो आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर आपको बोर लग रहा होगा इस लेक्चर में, तो आप वीडियो को पॉज करके कुछ देर रिलैक्स करके फिर से देख सकते हो, क्योंकि मैं बोल दूं आपको, ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। और बस एक टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसी को समझाने में मैं एक टॉपिक क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि आप एक टॉपिक को पढ़ाने में कई सारा क्लास लेना सही नहीं होगा मेरे लिए, मुझे लगता है। जो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ाने के लिए मैं कई क्लास लूं तो वो सही नहीं लगता है। एक बार में आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आपको बोर लग रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके वापस से रिफ्रेश होकर फिर से आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिवीजन क्या लिख दिया मैंने, डिवीजन, DIVISI डिवीजन लेमा। ठीक है, आपने समझा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। अब आपको समझना होगा जो इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप देखो, जैसे कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पता है ना, A = BQ + R, तो आप समझते हैं इसके एप्लीकेशन। सपोज आपके पास एक इंटीजर है n। ठीक है, थोड़ा सा इसको अलग सेपरेट तरीके से समझो। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था वो तो आप समझ गए, अब इसको थोड़ा सेपरेट तरीके से समझते हैं। आपके पास एक इंटीजर क्या है, m। ठीक है, तो इस m में अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, 1 से डिवाइड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा, तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर इस m में 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्वोशंट होगा। किसी भी नंबर में अगर किसी दूसरे नंबर से आप डिवाइड करोगे, वो नंबर कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ तो क्वोशंट होगा और कुछ रिमाइंडर भी होगा। हो सकता है रिमाइंडर 0 हो सकता है 0 नहीं भी हो, लेकिन कुछ ना तो कुछ होगा। तो अगर आप n में 2 से डिवाइड किए तो q मान लेते हैं क्वेश्चन और r मान लेते हैं रिमाइंडर, तो क्या इस n को ऐसा लिख सकते हैं 2q + r। यही ना यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं है, ऐसा कह सकते हो आप। अगर आप इससे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं हो रहे थे तो आपके लिए क्या था, डिविडेंड = डिवाइजर * क्वोशंट + रिमाइंडर। लेकिन अब इसको क्या कहेंगे आप, दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन अभी से पहले आप इसको क्या कहते थे, डिविडेंड = डिवाइजर * क्वोशंट + रिमाइंडर। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यहाँ पे r क्या क्या हो सकता है, r क्या क्या हो सकता है, 0, अच्छे से लिखूं मैं, 0 से बड़ा हो सकता है और 2 से छोटा। हमेशा मैं बताया आपको, रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर क्या है यहाँ पे 2, तो r ही हो सकता है, और कोई बड़ा थोड़ी है। मतलब या तो r 0 होगा, नहीं तो r क्या होगा 1, और कुछ तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ से m आपको क्या मिला, 2q, और m क्या मिला, 2q। दो केस मिला, एक ये वाला केस और एक ये केस। मतलब ये क्या है एक्चुअली, आपको बताओ ये क्या है। ये दुनिया का कोई भी नंबर जो कि 1 से बड़ा है, कोई भी इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो, वो इसी फॉर्म में होगा। अगर हम q को पॉजिटिव रखें तो, नेगेटिव रखें तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो कोई भी नंबर जो होगा वो इसी फॉर्म में। आप कोई नंबर को ले सकते हो, जैसे कि सपोज 76।
इस दोनों में किसके फॉर्म में होगा? तो इसके फॉर्म में होगा। 76 क्या होगा? 2 इंटू तो 76 का हाफ क्या होगा? 3 और 8। हाँ, इसके फॉर्म में आएगा ना। 77 किसके फॉर्म में होगा? इसके फॉर्म में होगा। मतलब कोई भी नंबर अगर आप लो तो या तो वो इसके फॉर्म में होगा नहीं तो इसके फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये बात हम कहां से समझ सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा एक तरह का एक आपको ऐसा तरीका, एक ऐसा ब्रिज है जो कि आपको नंबर के बारे में बहुत नया नया चीज बताएगा। आप देख सकते हो, मतलब कोई भी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी नंबर, तो या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अब एक बात यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि आपको मैंने बताया कोई भी नंबर जो होगा वो या तो ऑड नंबर होगा नहीं तो इवन नंबर होगा। तो इसमें से कोई एक ऑड होगा कोई एक इवन होगा। तो ये आपको जैसा कि आपको लग रहा है 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या है? इवन नंबर, और ये क्या है? ऑड नंबर। तो यहीं से आप समझ सकते हो जो एक जो कैटेगरी नंबर का मैंने बताया आपको, क्या जो नंबर दो तरह का होता है, या तो वो इवन नंबर नहीं तो ऑड नंबर, यहीं से आया। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो, ये आपका। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ता है कि क्या ऐसा ही हो सकता है, क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता नंबर रिप्रेजेंट करने का? और भी तरीका है। सपोज इसी n में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो अब क्या बनेगा किस? अब बनेगा ये किस। और यहाँ पर जो r होगा वो क्या होगा? वो कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पर एक और किस आ जाएगा। और फिर से यहाँ पर जो आपका m होगा, m मतलब कोई भी नंबर, वो क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है 3q, वो हो सकता है 3q प्लस 1, वो हो सकता है 3q प्लस, मतलब 2q के टर्म में तो समझ गए, लेकिन अब 3q के टर्म में अगर आए तो यहाँ पर कोई भी नंबर अगर आप लो, मतलब कोई भी इनफाइनाइट से पहले कोई भी नंबर अगर आप लो वो इसी के फॉर्म में होगा। आप ले सकते हो 176, और देख लो इसी तीनों में से किसी न किसी फॉर्म में होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पहले, जो ये 2q और 2q प्लस 1 कोई भी नंबर इसी के फॉर्म में होगा। तो आप इधर आते हैं, बात इसकी बात करते हैं, तो आप कोई नंबर अगर लो तो उसके फॉर्म में तो होगा ही, इसके भी फॉर्म में होगा, और इसी तीनों में से कोई एक फॉर्म होगा। मतलब 176 अगर आप लेते हैं तो इन्हीं तीनों में से किसी न किसी फॉर्म में होगा। अभी हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सेपरेट इसका बात कर रहे हैं। तो अब इसमें से किसका फॉर्म है तो चेक कर लो, 3 से डिवाइड करके चेक कर लो। 176 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। मेरा थोड़ा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लो है, इसलिए आपको करके बताना पड़ेगा। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 5 जा 5 से लगा तो 15, और ये आपका 2 और 6 है। सही कह रहा हूँ मैं ना? 9 हाँ सही हो रहा है। 6 से लेकर 18 हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद 8 से करेंगे तो 24, दो कैरी। तो देखो क्या मिला आपको, 176 आपको मिला 58 इंटू 3। एक्चुअली 3 को पहले लिखते हैं, 3 पहले है ना, पहले 3 को लिखते हैं। 3 इंटू 58 प्लस 2। देखो ये वाला फॉर्म आ गया ना, तीसरा वाला फॉर्म आ गया। तो मतलब कोई भी अगर नंबर आप लो तो इसमें से किसी के फॉर्म में होगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा आप अगर यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड किए होते तो क्या होता? ये क्या होता है यहाँ पे? 4q, और यहाँ पर एक और केस बढ़ जाता है आपका 4q 4q 4q, और एक और क्या होता है 4q प्लस 3। मतलब अगर आप 4 के टर्म में चलेंगे तो इतना, मतलब कोई भी अगर आप नंबर लो तो इस सारे फॉर्म में वो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को क्लासिफाई कर सकते हैं। और अब देखो, अब इसको पढ़ने का फायदा क्या हुआ? इसको पढ़ने का फायदा हुआ जो आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं लिख के लाया हूँ। क्वेश्चन, हाँ इधर होगा। हाँ क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। मतलब इसको पढ़ने का फायदा क्या है, आप किस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो इसको पढ़ने के बाद, वो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो फिर से आपको मैं समझा दूं एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। मतलब कोई भी नंबर है उसमें कुछ नंबर से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो केस आता है वो होता है। तो और अच्छे समझने के लिए अब आपका आपके बुक का एक सवाल मैं उठा रहा हूँ। वो सवाल है आपका, क्वेश्चन है, so that any positive odd integer
is of the form 6q plus 1, 6q plus 1 और 6q plus 3, 6q plus 5. q some integer, q is some integer. क्वेश्चन है, शो करना है आपको कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 और q some integer. मतलब कोई भी इंटीजर जो होगा वो इसी के फॉर्म में होगा। तो पहले ये जो इसका वैलिडिटी है उसको इसको बनाएंगे, लेकिन इसके वैलिडिटी को पहले चेक कर लेते हैं। मतलब बोला है ना कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 7, 7 पॉजिटिव इंटीजर है ना, देखते हैं किसके फॉर्म में होगा। तो हाँ बिल्कुल 7 जो होगा वो 6 into 1 plus 1 किसके फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया। कोई और लेते हैं, पॉजिटिव बोला 9 लेते हैं, 9 किसके फॉर्म में होगा, तो 6 into 1 plus 3 इसके फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया। तो मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लोगे तो इसी फॉर्म में होगा। खैर ये तो समझने के लिए आपको मैंने बताया, ये ऐसे नहीं बनता है, ये समझना था, समझ गए होंगे आप ये चीज। तो अब ये कैसे बनेगा, तो जैसा कि अभी आपको मैंने एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन में बताया था, वही चीज करने वाले हैं। एक नंबर ले लेंगे m, इसमें क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से क्यों डिवाइड करेंगे, तो 6 यहां देखो 6 6 6 से डिवाइड करेंगे, तो q क्वोशंट होगा और r रिमाइंडर होगा। कोई भी अगर नंबर है, उस नंबर में अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो क्वोशंट में कुछ तो रिमाइंडर होगा। अभी m हमको पता नहीं है तो q भी नहीं पता है और r भी नहीं पता है। जिस दिन हमको m पता चल जाएगा उस दिन q पता चल जाएगा और r पता चल जाएगा। सिंपल है, m पता होगा तब तो q पता होगा, r पता होगा, m नहीं पता है तो q मान लेते हैं और r मान लेते हैं। तो अब इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, m बराबर 6q प्लस r, ठीक है। और वो जो r होगा वो r क्या होगा, r के बारे में थोड़ा बात कर लो। आपको पता है रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर क्या है 6, 6 से छोटा, और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो 0 से बड़ा ही होगा, 0 के बराबर होगा, तो ये आपका m है। अब देखो, अब यहां से क्या है, आप इसको जो आप r बराबर ऐसे लिखिए, तो r का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, r का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3, बहुत लंबा जाएगा, 4, 5, ये सारा लेवल हो सकता है, इसका मतलब नहीं होगा। तो अब देखो इसमें से सबसे पहले हम r का वैल्यू 0 रखते हैं, तो m बराबर क्या मिलेगा 6q, r बराबर 1 रखते हैं तो m बराबर क्या मिलेगा 6q प्लस 1, r बराबर 2, तो जगह कम है इसलिए छोटा सा लिखना पड़ेगा, m बराबर 6q प्लस 1, फिर m बराबर 6q प्लस 2, फिर m बराबर 6q प्लस 3, फिर m बराबर 6q प्लस, जगह कमी पड़ गई है, फिर से सटा के करना होगा इसको, m बराबर 6q प्लस 2, m बराबर 6q प्लस 3, m बराबर 6q प्लस 4, m बराबर 6q प्लस 5। आप देख सकते हो r का वैल्यू क्या क्या था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5। तो अब देखो आप जैसे कि आप n जो है ये एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, एक तीसरा हो गया, एक चौथा हो गया और ये पांचवा और ये छठा। देखो एक बात आपको याद रखना होगा, ऑड नंबर और इवन नंबर में क्या अंतर है। ऑड नंबर का मतलब हुआ ऐसा नंबर जो 2 से कट सकता है, ऑड नंबर नहीं, बहुत गलत हो गया। ऑड नंबर का मतलब हुआ ऐसा नंबर जो 2 से नहीं कट सकता है, और इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो 2 से कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ये नंबर 2 से कट सकता है, बिल्कुल यहाँ पे 6 मल्टीपल में है, तो 6 मल्टीपल है मतलब 2 into 3 2 मल्टीपल में है, इसका मतलब ये क्या हो गया इवन। यहाँ देखो इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कैसा हो जाएगा 3q प्लस 1, इसका मतलब इसके पास भी 2 का मल्टीपल है। और यहाँ देखो यहाँ भी 2 कॉमन हो सकता है, तो इसमें इसमें और इसमें 2 कॉमन हो रहा है, इसका मतलब ये सब क्या है इवन नंबर, ये वाला और ये वाला क्या है इवन नंबर। तो अगर आपको 10 नंबर दिया हुआ हो और 10 नंबर में से 5 नंबर अगर इवन नंबर हो गया तो बचा 5 नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। सिंपल है, ये आपको पता है नंबर दो तरह का ही होता है, या तो इवन नहीं तो ऑड। जब भी पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी तो बस दो ही नंबर, दो ही तरह का नंबर हो सकता है, क्या इवन नहीं तो ऑड। तो ये तीनों क्या है इवन नंबर, तो तीनों इसके बचा एक बचा वो तीनों क्या होगा
ऑड नंबर। तो ये बनेगा कैसे, आप इसके बाद नीचे लिख दोगे सिंस this one and this one is the even number. Why? Because 2 is a multiple in these three numbers. So therefore these three numbers are even number. So that's why rest of three number is odd number. Hence proof. तो ये आपका प्रूफ हो गया, जो ये आपका क्या है, ऑड पार्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब सवाल इसमें और तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। आपको अगला सवाल क्या होगा, हाँ, अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल होगा जो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस m, ये m 3m प्लस 1, मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर इसी के फॉर्म में। तो बस वही करना है आपको, क्या करना है, एक नंबर लेना है m, उस m को 3 से डिवाइड करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है और उसके बाद उसको प्रूव कर देना है, हाँ 3 नंबर इसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो आखिरी टॉपिक है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, एक मिनट में देख लो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ चल रहा है, और ये वीडियो का टाइमिंग हाँ चल रहा है। ओके, एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे अभी। हाँ, तो फाइनल टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये लाइन को भी क्या हो जाता है, ठीक है, लाइन भी साथ नहीं दे रही है, बिजली चली गई, आप समझ सकते हो, बिजली चली गई, बिजली गुस्सा है इसलिए चली गई। क्या बात कर रहे थे, हाँ बात कर रहे थे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लिख दो मैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसा कि आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले जब आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने बताया, तो यूक्लिड के बारे में बताया, वीक मैथमेटिशियन, बहुत ही महान आदमी थे। उसके बाद डिवीजन का मतलब आपको बताया, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब बताते हैं आपको। एल्गोरिथम क्या है, ये एक सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब अगर आप जैसे कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, आप फाइनल आंसर आएगा। तो ये जो सारे स्टेप का कॉम्बिनेशन होगा ये क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप व्हिच हेल्प अस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे स्टेप्स का जो कि हमें हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए कहा गया यूक्लिड डिवीजन। हाँ, इसको समझने से पहले आपको इस पे क्वेश्चन मैं लिख के लाया था, आपको क्वेश्चन किधर दिया, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन ये हो गया, इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। सो ओके, तो क्वेश्चन लेके आया था मैं, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है अभी मुझे, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूंगा। तो इस पे क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए एक्चुअली ये बेसिकली है क्या, ये आपको बताता है जो दो क्वेश्चन यहाँ पे होगा शायद क्वेश्चन, एक मिनट, इस पे एक थ्योरम था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। थ्योरम, हाँ, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक थ्योरम देना चाह रहा था, वो थ्योरम ढूंढ रहा हूँ, थ्योरम का एप्लीकेशन ऑफ खैर छोड़ो, अब बता ज्यादा टाइम बीत जा रहा है, हमको नहीं मिल रहा क्वेश्चन, एक एग्जांपल था जो इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने लाना चाहा था। तो अब मैं समझाता हूँ आपको इसको क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। जैसे कि आप समझ गए एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इट इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में अगर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तो सारे स्टेप्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम। तो अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। एक्चुअली ये आपको ये जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए दो नंबर के एचसीएफ को। सपोज अगर आपको दो नंबर दिया हुआ हो
अब इनको याद नहीं आ रहा तो छोटा नंबर ही उठाते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ 9 और 9 और 15, हाँ 9 15 देते हैं, ठीक है। सो 9 और 15 का अगर एचसीएफ निकालना है तो आप इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, तो देखो, जैसा कि आपको यूक्लिड ने कहा है जो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग किस फॉर्म में रखेंगे, तो इस फॉर्म में रखेंगे। ऐसा अगर a और b है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो उसी तरीके से 15 को लिखते हैं 9 15 इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, अभी जो इसके बाद क्या होगा, इस 9, ये जो 9 है ये बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है, ये 9 क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। तो इस 9 को डिविडेंड और इस 6 को डिवाइजर बना दिए, और ये आपका इंटू 1, और क्या हो सकता है, प्लस 1 से कटेगा, 9 को हम ऐसा लिख दिया। फिर अब ये क्या बना, 6 बन गया डिविडेंड, और 3 बन गया 2 प्लस 0। और देखो ये वाला प्रोसेस हम करेंगे, जैसे पहला स्टेप, पहला हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया, तो अब ये प्रोसेस कहां तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 3, ठीक है। तो मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एक तरीके का आपको एचसीएफ निकालने का एक मेथड है। कोई भी दो नंबर आप ले सकते हो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कुछ बड़ा सा एग्जांपल मैं इस पे लेता तो और अच्छे से आपको समझ में आता, जैसे कि बड़ा एग्जांपल एक्चुअली इसमें नहीं है, तो आप कोई भी दो क्वेश्चन होगा, अगर कोई भी आपको किसी भी मैं सम अप करता हूँ यहाँ पे, आप इस पूरे लेक्चर को, अगर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से दो नंबर का एचसीएफ अगर निकालना हो तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। इस मेथड में क्या है, पहले उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और ये कैसे लिखा गया है, ये लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा आप समझे हो तो ये चीज लिख लोगे, और ये लिख लोगे तो उसके बाद ये स्टेप कैसे आया, तो बस ये जो यहाँ पर जो डिवाइजर था वो क्या अगले स्टेप में क्या बन गया, डिविडेंड, और ये जो रिमाइंडर था वो बन गया क्या, डिवाइजर, और फिर आगे प्रोसेस ये कर दिया। 9 को 9 बनाने के लिए हमको 6 में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, प्लस 3 ऐड करना पड़ा, तो 9 बनेगा। फिर उसके बाद वाला स्टेप में क्या होगा, 6 जो था वो क्या बन गया, डिविडेंड, और ये 3 बन गया वो डिवाइजर, और फिर ये 6 कैसे आएगा, तो 3 into 2 प्लस 0। ये प्रोसेस यहाँ पे रुक गया क्योंकि रिमाइंडर क्या आना, 0 आ गया। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है। तो यही आपका, यहीं पे आप समझ करते हैं इस लेक्चर को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं इस पूरे कोर्स को, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट आज मैंने खत्म कर दिया। अब हमारा बचा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या बात करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। और सेकंड पार्ट इतना लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, सेकंड पार्ट छोटा ही वीडियो होगा, और वो आपका सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बात करेगा, और फिर थर्ड फोर्थ के बारे में आगे मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है उसमें। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कर देना।